हिंदी टीजीटी स्पेशल क्लास में आज हमारी क्लास 3 है जो कि हम कर रहे हैं हिंदी प्लानर की बुक से। और उपन्यास आज का हमारा टॉपिक है जो हम करने वाले हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस आज हम कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे। और इससे पहले 2 क्लास हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो अन्य के बताऊँ कि आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा-अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अलग-अलग डिमांड भी करते हैं कि मैम पत्रकारिता करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। तो मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ। आप एक बार प्लेलिस्ट जा कर के देखिए। और अभी हम यहाँ पर केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे और उसमें सारी चीज़ों का करेंगे। आप बता दीजिए मुझे बस टॉपिक कि इस का करवाइए, हम रिवीजन में सब करेंगे, ठीक है? 15 दिन में 15 क्लास हम डालेंगे, मैराथन क्लास, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्लासेस ऐसी हैं जिनसे अभी पीजीटी का पूरा पेपर आया है, ठीक है? तो चलते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको दिख रहा है। पहले का आंसर दिखता है, बाद में नहीं दिखेगा। मैला आंचल कहानी का जो कथा क्षेत्र है, ये कौन सा है? तो ये बिहार का है, ठीक है? बिहार का बिहार का पूर्णिया जो जिला है, बिहार का पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव पर ही आधारित है। 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये पहला पहला आंचलिक उपन्यास है। इसी से आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है। रेणु, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनके जो उपन्यास है वो है परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965 तथा पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी, ये इनके अन्य उपन्यास हैं। मैला आंचल कहानी नहीं है, ठीक है? ये उपन्यास है, ये ध्यान देना। आगे निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो इसमें से अलका, प्रभावती और निरुपमा तीनों किसके हैं? निराला जी के हैं, लेकिन पूर्ण प्रकाश इनका नहीं है। पूर्ण प्रकाश की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का सामाजिक उपन्यास है, ठीक है? यहाँ पर दे रखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही अनुदित सामाजिक उपन्यास है। आज की जो हम क्लास करेंगे ना, इसके बाद आपसे उपन्यास का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हम साथ में व्याख्या कर रहे हैं और व्याख्या में सारी चीजें दे रखी होती है। जो एक्सपर्ट है ना, वो सबसे ज्यादा प्रश्न इन व्याख्या से उठा रहे हैं, ठीक है? चाहे तो आप अभी पीजीटी का पेपर देख सकते हो हाल ही का। शेष तीनों उपन्यास इन्हीं के हैं। इनका यहाँ पर प्रकाशन वर्ष दे रखा है जो आपको याद कर लेना है। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम है पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण, ठीक है? और ये मराठी भाषा से हिंदी में अनुदित किया गया है। जन्मकाल आपको मोस्टली सभी रचनाकारों का याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं। भले ही ये यूजीसी नेट के लेवल का क्वेश्चन, लेकिन ये अभी उसमें भी पूछा गया है, ठीक है? पीजीटी में भी। तो जैनेन्द्र भगवती चरण वर्मा, इसमें से हम देखते हैं डी ऑप्शन हमारा सही है। भगवती चरण वर्मा का यहाँ पर सबसे पहले जन्म हुआ है और भगवती चरण वर्मा का जो जन्म है वो 1903 में हुआ था। जैनेन्द्र का जन्म हुआ था 1905 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी और अमृतलाल नागर का जन्म हुआ है 1916 ईस्वी में, ठीक है? इनका ये जन्म आपको याद रखना है। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक तो ये कौन है? ये बाबू देवकीनंदन खत्री हैं, ठीक है? और जासूस उपन्यासों के जो प्रवर्तक हैं वो है गोपाल राम गेहमरी, ये भी याद रखना। हिंदी साहित्य में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। इनके अन्य उपन्यासों में चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम और गुप्त गोधना आदि हैं। गोपाल राम गेहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है? इनके प्रमुख उपन्यास यहाँ पर आप देख लीजिए। आगे चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गोपाल राम गेहमरी, ठीक है? चक्करदार चोरी, मक्खन माखन चुराते थे कौन? गोपाल। गोपाल यानी कि श्री कृष्ण, ठीक है? चक्करदार चोरी करते थे मक्खन की, ऐसे याद रख लेना। गोपाल राम गेहमरी का है और ये जासूस उपन्यासों के क्या है? प्रवर्तक हैं, ठीक है? बाकी आप इनको पढ़ लेना। लज्जा राम शर्मा के यहाँ पर उपन्यास दे रखे हैं। इनके धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, ये किसका कथन है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। ये सभी कथन हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है? आगे है, और इस ग्रंथ के लिए ये क्या कह रहा है? ये कथन तो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, और ये किस में लिखा हुआ है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, जिसके लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी को 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ था। उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है गर्म राख, ये किस सन में प्रकाशित हुआ था? गर्म राख, तो ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं इनका। अस्क जी को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है, याद रखना पॉइंट को। मध्यम वर्ग का चितेरा कवि उपन्यासकार किसे कहते हैं? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क को कहते हैं।
इनके प्रमुख उपन्यास हैं यहाँ पर सितारों का खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, बांधो ना नाव इस ठाव, निमिष। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए। गरम राख उपन्यास का है, जो प्रकाशन वर्ष है 1957 है। ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित जो हिंदी का गद्य साहित्य है उसमें लिखा गया है, लेकिन ये विकल्प में नहीं दे रखा। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का क्या नाम है? बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा प्रभा खेतान। ठीक है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। अभी मैंने स्त्री विमर्श की भी रचनाएं आपको 2-3 दिन पहले ही क्लास करवाई थी, है ना। मैंने बहुत सारा कुछ आपको करवा दिया है यूट्यूब पर भी। अगर आप प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे ना, तो आपको और कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपके पास नोट्स हों, है ना, उनको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छे से मैंने सब कुछ करवाया, बस प्लेलिस्ट से जा कर के पढ़ सकते हो। ठीक है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका है प्रभा खेतान। ये लघु उपन्यास विधा की रचना है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार थे सिमोन दे बउआ की पुस्तक थी दी सेकंड सेक्स। इसका अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण ये काफी चर्चित रही। और इनके अन्य उपन्यास है आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे और पीली आंधी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो यह पुनर्नवा। ठीक है, पुनर्नवा इनका उपन्यास है, बाकी नहीं है कोई भी। इसके अलावा इनके उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, जबकि निर्वासिता अनूपलाल मंडल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, निर्वासिता किसका है? अनूपलाल मंडल का है। और इसके अलावा निरूपमा किसका है? तो निरूपमा निराला जी का है। बुधवा की बेटी उग्र का है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। फुल्लौरी का उपन्यास है भाग्यवती। भाग्यवती का रचनाकाल क्या है? भाग्यवती का रचनाकाल क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, भाग्यवती। देख लेते हैं। फिल्लौरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ और हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित आरती है ओम जय जगदीश हरे, जिसे सभी हिंदू धर्म में अपने घरों में गाते हैं। ठीक है, मंदिरों में, घरों में। ये इसके द्वारा ये बहुत ही लोकप्रिय भी हुए हैं। और फिल्लौरी जी द्वारा रचित अन्य उपन्यास है सत्यामृत प्रवाह, सत्य उपदेश और तत्व दीपक। ठीक है, याद रखना इनको। आपको ये जो व्याख्या हम करवा रहे हैं ना, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहीं से ही आपका पेपर का जो रिवीजन है वो बेहतर होने वाला है। आप केवल और केवल आंसर पे टिक करेंगे और चल देंगे आगे, तो वो आपका फिर रिवीजन नहीं है, बस टाइम पास है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए पूरा टाइम दीजिए इन क्लासेस को जो आपको हम करवा रहे हैं। आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपको कोई बुक, कोई टेस्ट सीरीज कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या होगा? तो झूठा सच जो उपन्यास है ये यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। और इसके दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। ठीक है, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था। और पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर दे रखा है, आप पढ़ लेना। इनके अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, अप्सरा का साप, तेरी मेरी उसकी बात। नेक्स्ट है रेणु जी का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो ये मेला आंचल है, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। ठीक है, बिहार से। इनके अन्य उपन्यास आप देख लेना। फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु किसको मानते हैं? तो बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते थे। ठीक है, सतीनाथ भादुड़ी को मानते थे। और मृगनयनी ये उपन्यास किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा का 1950 में प्रकाशित हुआ था मृगनयनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञे का द्वारा लिखा गया है। इसके 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1940 और 1944 में। गोदान आप जानते हो मुंशी प्रेमचंद का है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, जितने भी आप कहीं पर टेस्ट सीरीज देखोगे ना, किसी की भी, चाहे आप पैसों से खरीद लेना, आपको इन्हीं में से ही सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो ये 1968 में प्रकाशित हुआ था, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। और इस पर इनको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ये भी याद रखना। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज गांव का वर्णन किया गया है। और इसमें राजनीति, व्यंग्य और आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल के अन्य उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत। ठीक है, और राग दरबारी के लिए इनको 1969 में क्या मिला? साहित्य अकादमी भी मिला। और इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद का नहीं है?
तो इनमें से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? तो निर्मला, गबन, प्रतिज्ञा या फिर सुनीता। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर भाई? 52 के अंदर कौन सा उपन्यास इनके द्वारा नहीं लिखा गया है? तो सुनीता नाम से आप कोई भी उपन्यास नहीं देखोगे, है ना। निर्मला तो लिखा था 1927 में। सुनीता उपन्यास किसका है? तो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। और जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, याद रखना, ठीक है। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास यहाँ पर दे रखे हैं: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी और दशार्क। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप जानते हो, ये पहले इनका मूल नाम था धनपत राय, और उर्दू में ये लिखा करते थे किसके नाम से? नवाब राय के नाम से, ठीक है। नवाब राय बनारसी के नाम से ये लिखते थे, पहले रचनाएं करते थे। बाद में जब इनकी सोजे वतन को जब्त किया गया था, उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे, यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें बनारसी भी साथ में दे रखा है, याद रख लेना, अगली बार आ जाए तो गड़बड़ मत कर देना। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की जो संज्ञा वो किसने दी थी? तो ये बंगला कथाकार थे शरद चंद्र, ठीक है। ये इन्होंने इनको उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी। इनके बाकी के उपन्यास आप पढ़ लीजिएगा। प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके ही प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था, ठीक है। प्रतिज्ञा नाम से इन्होंने कोई अलग से उपन्यास नहीं लिखा, बल्कि प्रेमा को ही इन्होंने क्या किया था? प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। वयम रक्षामा, ये किसकी रचना है? वयम रक्षामा किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री, ठीक है। ये चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं वैशाली की नगर वधु, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, ठीक है, पूछा जाता है। सोना और खून 3 खंडों में प्रकाशित हुई। इसके अलावा रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता को पूछा जाता है, और धर्मपुत्र। कहानियों में बात करें तो कहानी आप पढ़ लेना, कहानियों में मैं कहानी आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। नाटकों में राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौड़, उत्सर्ग और क्षमा नाम से इन्होंने लिखे हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? तो ये उपन्यास है जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हजारी जी का है। इनके अन्य उपन्यास आप याद रख लेना। निबंध संग्रह, निबंध और आलोचना भी आपको दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना, ठीक है। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा किसकी रचना है? तो ये 1934 में प्रकाशित उपन्यास है, किसका? भगवती चरण वर्मा जी का, ठीक है। जिसमें रत्नांबर के 2 शिष्य श्वेतांक और विशाल देव की कथा वर्णित है। इसमें अध्यात्म और वासना को तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास यहाँ पर दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना। भूले बिसरे चित्र पर इनको 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चाणक्य उपन्यास इनके मरणोपरांत आया था। चाणक्य उपन्यास किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का है, जो कि इनके मरने के बाद में प्रकाशित हुआ था। छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? छाया मत छूना मन, तो ये हिमांशु जोशी का है, ठीक है। छाया मत छूना मन, ये हिमांशु जोशी का उपन्यास है, याद रखना। इनके अन्य उपन्यासों में बात करें तो अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए सूरज। हरि सुमन बिष्ट के उपन्यास दे रखे हैं: ममता, आसमान झुक रहा, होना पहाड़ा, आचरी माचरी। शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं: हौलदार, चौथी मिट्टी, जल तरंग, बोरीवली से बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंछी और मुठभेड़। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये कृष्णा सोबती हैं, जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना, ठीक है। 1979 में ये प्रकाशित हुआ था जिंदगी नामा उपन्यास, और इनके लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1 साल बाद, ठीक है, 1980 ईस्वी में, याद रखना। कृष्णा सोबती के बारे में पूरा दे रखा है। इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में, और निधन हुआ था 2019 ईस्वी में। 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, दिलो दानिश 93, समय सरगम 2000 इनके उपन्यास हैं। और इसके अलावा इनको 2017 में ज्ञानपीठ मिला था। 1980 ईस्वी में रजित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है, ठीक है, याद रखना। आगे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास तो आपको इस सारे क्रम से याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए सबको। आगे यहाँ पर हमारा देखो, इनमें से सबसे पहले कौन सा प्रकाशित हुआ था? तो सेवा सदन प्रकाशित हुआ था 1918 में, ठीक है। सेवा सदन 2 में दे रखा है। इसके बाद कौन सा प्रकाशित हुआ था? रंग भूमि हुआ था 1925 में, ठीक है। और कर्म भूमि किसमें हुआ था? 1932, गोदान 1936। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है, देख लीजिए। मंगलसूत्र 1948 में प्रकाशित हुआ था, बाद में उस वक्त ये अपूर्ण रह गया था। 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया था, और उस समय ये अपूर्ण था। इनके बेटे ने, अमृत राय ने, बाद में इसे पूरा करने के बाद में प्रकाशित करवाया था।
रंगभूमि का जो कथानायक है वो सूरदास है, जो कि एक अंधा व्यक्ति है। कर्मभूमि अछूत समस्या हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगान समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो किसान जीवन पर आधारित है। आगे मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है, मंगलसूत्र याद रखना। कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? यहाँ पर बाण भट्ट के ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या दे रखे उपन्यास, और उनके बारे में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पना आश्रित उपन्यास नहीं। जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा को पूरी तरह से नहीं है, बल्कि कुछ इसमें काल्पनिक चीजें रखी गई हैं, वैसे ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, ठीक है। तो ये ए वाला तो हमारा गलत हो गया। चारूचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है, ये सही है। और इसके बाद है पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है। अनाम दास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि उपनिषद काल का कौन सा उपन्यास है, तो ये अनाम दास का पोथा है ना। इनके बारे में एक बार पढ़ लेना अब यहाँ पर। आगे इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, वो टीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो बच्चे नहीं, इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। अन्य गद्य विधाओं की आप जरूर देख लेना। और इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। मैं क्या क्या आपको कहूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको बता दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें इनमें से कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है, ठीक है। पहला गिरमिटिया में गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है, ये बिल्कुल ठीक है। खंजर नयन अमृतलाल नागर का उपन्यास है, जिसमें सूरदास का वर्णन है, बिल्कुल ठीक है। अपनी अपनी अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्णन समय की है, वर्णन की है, ये भी सही है। अर्ध नारीश्वर जो कि विष्णु प्रभाकर का है, इसमें स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया नहीं, इसमें स्त्रियों का महिमा मंडन नहीं है ना, विष्णु प्रभाकर जी के में। इसमें देखते हैं क्या है भाई। जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है, ठीक है। इसमें केवल स्त्रियों का महिमा मंडन नहीं है, बल्कि नर और नारी दोनों के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने अजनबी अज्ञे का है, और जिसकी मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। खंजर नयन आप जानते हो सूरदास से संबंधित है। इसमें कुल 21 अध्याय हैं। खंजर नयन में याद रखना 21 अध्याय हैं। पहला गिरमिटिया किसका है? गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया है। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है पहला गिरमिटिया में। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो चित्रा मुदगल का है, और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। 5 दिसंबर 2018 को इनको साहित्य अकादमी मिला था इसके लिए। इनके अन्य उपन्यासों में आवा 2000 में, लपटें पेटिंग अकेली है, पोस्ट बॉक्स नंबर, ठीक है। फिरवा खेतान के अन्य उपन्यास है तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में इसमें देखो, इनको बार बार आप व्याख्या जो मैं बोल रही हूँ ना बार बार, है ना, इतनी एनर्जी मेरे पास भी नहीं है जो मैं बार बार आपको व्याख्या करूँ, लेकिन आपके फायदे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि बार बार करने से आपको याद हो जाएंगे। जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आप बोर हो जाते हो, ठीक से पढ़ते नहीं हो, इसलिए हमें करवाना पड़ रहा है, ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यासों में स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदन्नम, ये छिन्नमस्ता है और ये इदन्नम है ना, दोनों एक जैसे लगते हैं, तो ध्यान रखना। चाक और झूला नट। आगे ये जो इनका चाक उपन्यास है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ब्रज क्षेत्र का वर्णन किया गया है, ठीक है, ब्रज क्षेत्र का वर्णन है इसके अंदर। अलका सरावगी के अन्य उपन्यासों में कलिकथा, वायावाई पास, शेष कादम्बरी और कोई बात नहीं। औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से आपको मिलान करना है, तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, जो काला जल है ना, ये है गुलशेर खान शानी का। झीनी झीनी बीनी चदरिया किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का। इस तरह के क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी होते हैं, है ना। मछली मरी हुई किसका है? राजकमल चौधरी का है। कुरु कुरु स्वाहा किसका है? कुरु कुरु स्वाहा किसका है? तो ये मनोहर श्याम जोशी का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिला लीजिए, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन ठीक जा रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक जा रहा है, देख लेना एक बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो ये परीक्षा गुरु है, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, निशा इंदु राधाकृष्ण दास का है।
शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? तो ये विद्रोही है ना? इनका जो शेखर का जो चरित्र है ना, वो विद्रोही स्वभाव है उसका। वो हर किसी से विद्रोह करना है और उसे लास्ट में फांसी लगने वाली है जेल के अंदर, लेकिन उसे जो अपनी बीती बातें याद आती हैं, है ना? उनको वो याद करता रहता है पूरी रात। आगे है शेखर एक जीवनी, आप जानते हैं आगे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसका प्रथम भाग 1940 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1944 में। इसमें आगे ने बाल मन पर पड़ने वाले काम, एहम और भय के प्रभाव से तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं कहानी संग्रह विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और जयदोल। उपन्यासों में नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा वृत्तांत में अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, हम पढ़ चुके हैं वैसे यात्रा वृत्तांतों को। तो मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो मेरीगंज का है। ठीक है, मैला आंचल या पढ़ लेना इसके बारे में। इसके कुछ पात्र यहाँ पर दे रखे हैं, पात्र भी हो सकता है पूछ लिए जाएं। डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव और बावन दास। रेणु जी के अन्य उपन्यास आप पढ़ लेना। राम रतन राय भी इनका याद रखना, ये वैसे अपूर्ण उपन्यास था। ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ पर। और इनका जो मतलब साहित्यिक गुरु थे वो किसको मानते थे? सतीनाथ भादुड़ी को। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो रेणु का नहीं है? तो यहाँ में से गढ़ कुंडार हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, गढ़ कुंडार इनके द्वारा नहीं लिखा गया बल्कि किसका है? गढ़ कुंडार वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। जहां जितनी जरूरत होगी हम उतना ही बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। ठीक है, अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में क्या है? एक अखंड मानवीय मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कसप। ठीक है, जो कसप उपन्यास है वो किसका है? तो ये मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर देख लेते हैं कसप का जो प्रकाशन वर्ष है ये कब आया था, कब हुआ था? ये 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। और इनके अन्य उपन्यासों में कुरु कुरु स्वाहा, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, क्याप, कौन हूं मैं, ये उपन्यास है। 2005 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास क्याप पर इनको क्याप के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिल्ली दूर है, ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। और ये मुझे चांद चाहिए इसके लिए साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों ही प्राप्त हुए हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं ना, कितने सारे क्वेश्चन अलग अलग विधाओं के भी आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हो। एक कोई भी अगर साहित्यकार है तो उसके बारे में कंप्लीट आपको देखने को मिल जाता है। ये बुक बहुत अच्छी है ना, और इसमें गलती भी नहीं मिलती है, इसलिए आपको जरूर इसको पूरा पढ़ लेना है। पूरा पढ़ लेना है, कंप्लीट करवाऊंगी मैं इसको, 15 क्लासेस करवाऊंगी मैं इसको। अब देखते हैं कितना हो पाता है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबको करवाऊंगी यहाँ से। काव्य शास्त्र वगैरह को मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जा करके देख लीजिए। ठीक है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है? यह 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है। फिर भी टाइम मिला तो आगे करवा दूंगी। ठीक है, हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ये इनका प्रथम उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। ये भी यूपी पीजीटी 2021 में देखो पूछा गया था, बहुत ही ईजी है ना, है ना। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यासों में अधकिला फूल 1907 में आया। ठेठ हिंदी का ठाठ इसे मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारतेंदु युग से, छायावाद से, द्विवेदी युग से कौन कौन संबंधित है, कौन नहीं है, ये प्रश्न अभी पूछा गया पीजीटी में। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हैं हरिऔध जी। इनका जन्म 1865 में हुआ और मृत्यु हुई थी 1947 में। गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का जो पहले नाम था, जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ, इसका नाम था ब्रजांगना विलाप। ये संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं, है ना। तो ये किस में लिया गया है? देखो जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं ना तो ऐसी स्थिति बन जाती है ना, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये तमस उपन्यास से ये जो पंक्ति है वो उठाई गई है। ठीक है, तमस उपन्यास में केवल और केवल ये सांप्रदायिक पंजाब के गांव के 5 दिन की कथाएं इसमें वर्णित है। तमस में, जो कि भीष्म सानी जी के द्वारा लिखा गया, 1973 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना। आगे चंदर और सुधा की भावुकता पूर्ण करुण कहानी का चित्रण किस उपन्यास में है?
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुनाहों का देवता, जो कि धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखी गई एक करुण कहानी है। ठीक है, मतलब वैसे उपन्यास है लेकिन करुण कहानी इनके द्वारा लिखी गई है गुनाहों के देवता में। जबकि नदी के द्वीप अज्ञे का है, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो यहाँ पर मैया दास की माड़ी किसका है, भीष्म सानी का है। सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ला, अब्दुल्ला दीवाना, जीनी जीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। राइट आंसर हमारा 71 में कौन सा बन रहा है भाई, इसमें डी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है, अब्दुल्ला दीवाना शंकर से इसका नहीं है। फिर एक किसके द्वारा लिखा गया है, अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल का है, जो कि 1973 ईस्वी में लिखा गया था। इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटककार हैं, इन्होंने अनेक नाटक और उपन्यास लिखे हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यासों में धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, प्रेम ए पवित्र नदी और कनाट पैलेस ये लिखा है। नाटकों में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल और गंगा माटी। शंकर शेष का नाटक है खजुराहो का शिल्पी। ठीक है, याद रखना खजुराहो का शिल्पी इन्होंने लिखा है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि इनमें से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग में सुमेलित नहीं है, किसमें सुमेलित नहीं दे रखा है। तो कर्म भूमि में अछूतोद्धार की क्या समस्या दे रखी है, ये बताना है आपको। सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो कर्म भूमि में अछूतोद्धार की समस्या बिल्कुल ठीक है। कायाकल्प पारलौकिक समस्या है इसके अंदर, पारलौकिक यानी कि दूसरे लोक की है ना, या पुनर्जन्म की समस्या भी इसमें बता सकते हैं, पुनर्जन्म की कथा के बारे में है ये। सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या उठाई गई है, लेकिन गबन गलत है हमारा, गबन में ये हमारा गलत है। ठीक है, इसमें दहेज और अनमिल विवाह की समस्या नहीं है। तो फिर क्या है इसके अंदर देखते हैं। इनका प्रकाशन वर्ष आप अच्छे से याद रख लेना, सेवा सदन 1918, कायाकल्प 1926 में। ये इनका हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, बाकी सारे उपन्यास क्या हैं, उर्दू से हिंदी में अनुदित किए गए हैं। गबन 1931 में और कर्म भूमि 1932 में आया था। और गबन की अगर बात करें तो इसमें मध्य वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है। इनके यहाँ पर पात्र भी आपको दिए हुए हैं, इनको एक बार देख लेना। ठीक है, ये किस प्रकार के उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक व आख्यान भी कहा जाता है, तो अनाम दास के पोथा को कहा जाता है, अनाम दास का पोथा। ठीक है, याद रखना। और इसमें क्या है बताऊं, आप इनको एक बार देख लेना। आगे है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। तो मेला आंचल तो आप जानते हैं किसका है, मेला आंचल ये फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया, देख लीजिए यहाँ पर, है ना। और यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था किसका है, नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया बंधु, है ना, नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया बंधु। गली आगे मुड़ती है ये शिव प्रसाद सिंह का है। और लोक ऋण आप जानते हो किसका है, विवेकी राय के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो रहा है, बी हो रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी के प्रकाशन वर्ष है, मेला आंचल 1954, यह पथ बंधु था 62 में आया था, गली आगे मुड़ती है 74, लोक ऋण 1977। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं, तो रंगभूमि के पात्र हैं, है ना। ये 1925 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की कथा है इस उपन्यास के अंदर। इसी क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकरण के दोष का चित्रण है ना। और इनके अन्य पात्रों में सूरदास, जान सेवक, प्रभु सेवक आदि आते हैं। सुमेलित नहीं है, ये फिर से पूछा है, देखो सुमेलित नहीं है। इस बार भी मैचिंग कम से कम 4-5 मैचिंग आई थी पीजीटी में। ठीक है, अब मैचिंग ज्यादा पूछने लगे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मैचिंग में आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे से सही कर पाओगे इसको। फिरवा खेतान, फिरवा खेतान का कौन सा इनमें से नासिरा शर्मा, यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए फिरवा खेतान सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है ना, सुमेलित नहीं है, सॉरी इसमें क्योंकि कूट नहीं दे रखा है ना, सुमेलित नहीं है। तो फिरवा खेतान का है अपने अपने चेहरे, बिल्कुल ठीक है, अभी ऊपर देखा था। नासिरा शर्मा का है ठीकरे की मंगनी, सूर्य बाला ने अग्निपंखी लिखा था, है ना, सूर्य अग्नि की तरह जलता है, मैंने बताया भी था एक क्लास में। मृदुला गर्ग का नहीं है, एक जमीन अपनी। ठीक है, एक जमीन अपनी किसका है, तो ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है, एक जमीन अपनी, याद रखना। ठीक है, चित्रा मुदगल का उपन्यास है एक जमीन अपनी दे रखा है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में आवा, जिनावर, बेईमान, अढ़ाई गज की ओढ़नी कहानियां हैं ये इनकी तीनों, जिनावर, बेईमान और अढ़ाई गज की ओढ़नी। चित्रा मुदगल के अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है, तो ये न्यूयॉर्क को बताया गया है। ठीक है,
इसके बारे में देखते हैं किसने लिखा है। तो रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गाँव के देवता, जिसमें इन्होंने आदिवासियों और वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश लिखा है। इस उपन्यास में न्यूयॉर्क को उच्च देवलोक कहा गया है, सर्वोच्च, ठीक है। और ये उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ था। और इसके अलावा ग्लोबल गाँव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन और दुर्दशा का सजीव चित्रण किया है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोध, यानी कि प्रेम कहानी की जो बाधा बन करके सामने आते हैं, है ना, बाधा बन करके उनके पर लिखा गया है। तो ये नीलू नीलिमा नीलोफर है भीष्म सानी जी का, ठीक है। ये क्या है, ये सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी, याद रखना। इनके अन्य उपन्यासों में झरोखे, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी और कुंतो का नाम आता है। एक ही कथानायक है चेतन, उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। तो किसका नहीं है भाई, गर्म राख का नहीं है। मैंने आपको बताया भी था पहले कि चेतन गर्म राख में क्या होगा, जल जाएगा, इसलिए चेतन इसमें नहीं है शामिल, ठीक है। लेकिन गर्म राख उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है वो जगमोहन है, जो कि जिसका प्रकाशन वर्ष हमें ऊपर देखा था 1957 है रामचंद्र तिवारी के अनुसार, और वैसे पेपर में जो पूछा गया था 1952 बताया था, ठीक है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे कि मनुष्यों का मोटापा। ये कथन किस इतिहासकार का है। यहाँ पर आपसे 80 में आंसर पूछा है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ठीक है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे कि मनुष्यों का मोटापा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के जन्म की बात करें तो 19 जुलाई 1919 में हुआ था जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, और निधन हुआ था अप्रैल 2008 में वाराणसी के अंदर। पांचाली, कुंती, लहरे और कगार इनके अन्य उपन्यास भी हैं, ठीक है। आगे जगदीश चंद्र कृत उपन्यास है धरती धन्ना अपना। इसकी अंतर्वस्तु किस विषय पर आधारित है, धरती धन्ना अपना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, या फिर देश विभाजन नहीं, इसमें शरणार्थियों के नहीं है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा इसमें चित्रित की गई है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास धरती धन्ना अपना 1972 में ही प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इनके उपन्यास है यादव का पहाड़, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकर, टूंडा लाट और नरक कुंड में वास। यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है, कूट दे रखा है, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो यूजीसी नेट में ही पूछे जाते थे अब तक, लेकिन अब कोई भरोसा नहीं है, आपके पीजीटी में भी पूछा गया है तो टीजीटी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और यूजीसी नेट वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए, विश्रामपुर का जो संत है, विश्रामपुर का संत, ये कब प्रकाशित हुआ था, 1998 में, ठीक है। 1998 में प्रकाश, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, इसमें थोड़ा सा पीडीएफ पे लिखा नहीं जाता है ना। तो राइट आंसर इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है इसमें, है ना। सी ऑप्शन सही है, सूनी घाटी का सूरज इसमें सबसे पहले आएगा, ठीक है। देखते हैं इनका प्रकाशन वर्ष। सूनी घाटी का सूरज 1957, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987 और विश्रामपुर का संत है 1998 ईस्वी। तो इतना तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, देखते हैं। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे इनमें से किस कथा कृति के पात्र हैं। ये पात्र आपसे पूछ रहा है किसके पात्र हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है देवरानी जेठानी की कहानी। वैसे तो ये उपन्यास है, ठीक है, वैसे उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 में प्रकाशित हुआ था। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, पंडित गौरी दत्त के द्वारा लिखा गया है। ये सारे पात्र हैं, इसके याद रख लेना। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे प्रथम उपन्यास का दर्जा दिया है, जबकि इनको तो आप जानते हो, रानी केतकी की कहानी, ये कहानी है इंसाल्ला खान की। वामा शिक्षक, ये मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। भाग्यवती तो उपन्यास है, ठीक है, भागवती क्या है, उपन्यास है। आगे यहाँ पर आपको मिलान करना है, लाला मदन मोहन, राम कृष्णु बाबू, मंगल और जुबेर। मंगल किस में आता है, मंगल तो आता है गोदान के अंदर, ठीक है। सी पे 2 आना चाहिए, सी पे 2 एक में ही आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो अगर एक भी आपको पता है ना, तो कभी कभी आपकी मैचिंग सही चली जाती है ना, एक ही अगर आपको पता है तो भी सही हो जाता है राइट आंसर हमारा। और लाला मदन मोहन किस में है, परीक्षा गुरु में है। लाला मदन मोहन किस में है, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अरे हाँ, सी पे 2 तो ठीक है ना। और ए में हमारा कौन सा है, 4 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और राम कृष्णु बाबू किसके अंदर है, राम कृष्णु बाबू, तो ये झूठा सच में है ना।
ये रामकृष्ण बाबू मेलांचल में, और जुबेर किसके अंदर है, ये झूठे सच के अंदर है, झूठा सच में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक बार यहाँ पर देख लीजिए आप, है ना। मंगल गोदान के अंदर है, जो गोबर का बेटा है लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, और जुबेर झूठा सच का पात्र है। पात्रों को भी अभी आप याद रखना अगर टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। जिंदगी नामा उपन्यास में, जिंदगी नामा जो कि कृष्णा सोबती का उपन्यास है, 1979 में प्रकाशित हुआ था, इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें कौन सा सही उत्तर है बताइए। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इनको देख करके भागोगे तो आप गड़बड़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों और ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है, बिल्कुल ठीक है इस उपन्यास के अंदर। और इसके अलावा महानगरवासी से इनका संबंध बिल्कुल नहीं है ना, ग्रामीण से है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें पंजाबी भाषा का प्रयोग किया गया है ज्यादातर। और विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है, नहीं इसमें मतलब संतान वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। तो 1 और 3 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर एक बार, आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल डाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो, तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। मतलब इतना बड़ा उन्होंने माना है कि पंजाब का पूरा जीवन इसमें देखने को मिल जाता है। आगे आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, और इस उपन्यास का कथ्य क्या है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो तलाकशुदा पति पत्नी की, इसमें तलाकशुदा जो बंटी है, बंटी के माता पिता तलाक ले लेते हैं, ठीक है। तो तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या इसमें उजागर की गई है, बिल्कुल। और दाम्पत्य संबंध का विघटन, ठीक है। ये सिर्फ राजनीति वगैरह से इसका कोई संबंध नहीं है, तो दोनों ही गलत हो गए। 1 और 4 हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। ये 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये अपने ढंग का अकेला उपन्यास है आपका बंटी, ठीक है, याद रखना। और आपका बंटी उपन्यास का जो कथ्य है वो विकल्प 1 और 4 सही है। मन्नू भंडारी का ये उपन्यास अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है। महाभोज नामक एक उपन्यास इनका मिलता है 1979 में। महाभोज पहले इन्होंने 1979 में प्रकाशित हुआ था उपन्यास के तौर पर, और बाद में 1982 में नाटक के तौर पर प्रकाशित करवाया था, ठीक है। बाद में से नाटक में भी परिवर्तित कर दिया गया था। ये एक राजनीतिक उपन्यास है, इसका परिवेश व्यक्तिक या फिर पारिवारिक ना होकर के सामाजिक है। सूची यहाँ पर आपको मिलान करना है, देख लीजिए। ये थोड़ा सा मतलब बड़ा लगेगा आपको, इसमें ये कहा है कि ये किसने कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि अभी पीजीटी में आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सीरीज के फूल या 2-3 मतलब बीच में से निबंधों से और उससे पंक्तियां पूछ ली गई है कि ये किसकी पंक्ति है, तो ये आपको भाई याद तो करनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैचिंग करनी है ना, लेकिन मैं आपको सीधा डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। अब हम इनकी मैचिंग को पढ़ते हैं। चुनाव, चुनाव महिवालपुर वाली, चुनाव महिवालपुर वाली, ये लिखा हुआ है ना यहाँ से। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली, और तीसरी महिवालपुर वाली। ये किसने कहा है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये रुपन बाबू ने कहा है, ठीक है। ये किसने कहा है, रुपन बाबू ने कहा है, याद रखना, रुपन बाबू ने, याद रखिएगा। और ये किस उपन्यास से लिया गया, राग दरबारी में है ये, ठीक है। राग दरबारी एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है राजनीति के ऊपर, ठीक है। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। तो ये होरी का कथन है, किसका है, होरी का, जो कि गोदान का मुख्य पात्र है। छोटे बड़े भगवान के मतलब उसको ये लगता है कि हम जो गरीब है ना, वो हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है, ठीक है। सबसे पहले तुम शशि, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। ये शेखर का है, क्योंकि शेखर शशि से मिलता है ना, जब दक्षिण साइड में जाता है तो उसे शशि से उसकी मुलाकात होती है, ठीक है। समूचा आर्यावर्त रक्त करदम से पिच्छल होने जा रहा है, ये लोरिक देव का है। ये उपन्यास से किससे लिए गए हैं, तो लोरिक देव पुनर्नवा से लिया गया है, जो कि किसका है, हजारी जी का है। ये आप लोग पढ़ लेना, पहले जब हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते थे तो उनको छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब नहीं छोड़ना है, ठीक है। गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। वैसे आप कितना देख रहे हो, कितने लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो, उसे पता चल ही जाता है कितनी पसंद आ रही है। फिर भी अगर आपको पसंद आएगी तो ही मैं इतनी मेहनत करूंगी, अदरवाइज मैं 10-20 क्वेश्चन भी अलग से करवा सकती हूँ, है ना। क्योंकि मुझे तो उनमें भी उतना ही फायदा है और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि मुझे बोलना इतना पड़ता है इसके अंदर। गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है, गोदान उपन्यास में, तो इसमें बेलारी और सेमरी 2 गांवों का वर्णन किया गया है, जिनके बीच में 5 मील का अंतर है।
तो 2 और 3 डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गंगौली गांव का जो वर्णन है ना वो किसमें किया गया, आधा गांव में किया गया, जो राई मासूम रजा का उपन्यास है। ठीक है, राई मासूम रजा का गंगौली गांव का वर्णन किया गया है, ये गांव भी याद रखना। कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है यहाँ पर। अब ये तो थोड़ा सा आपके लिए टफ क्वेश्चन है ना, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष सारा आपको पता होना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा सही है। देखते हैं प्रकाशन वर्ष। मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ए लड़की 1991, समय सरगम 2000, 1980 में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा के लिए साहित्य मिला था। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्र वर्णित हुआ है, तो यह चाक उपन्यास में। ठीक है, जो कि 1997 में प्रकाशित किया गया था। इनके अन्य उपन्यास यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना भाई। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाएं। ये संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच में हुआ है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है, ये किसने कहा है, तो मेहता और मालती के बीच में ये जो संवाद है वो होता है मेहता और मालती के बीच में। ठीक है, याद रखना 1936 में प्रकाशित हुआ था। तमस उपन्यास का पात्र कौन सा नहीं है, इसमें पात्रों के नाम दे रखे, आप पढ़ लेना। ठीक है, जो नेट की तैयारी कर रहे होते हैं, जब नेट पढ़ा होता है ना तब तो आप इजीली निकाल लेते हो इनको, है ना। होरी, धनिया, गोवर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी, ये सारे पात्र इनको याद रखना। ठीक है, तमस उपन्यास का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है। तमस उपन्यास जो कि भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें रत्तो नहीं है। रत्तो किसमें है, झूठा सच उपन्यास में आती है, जो कि यशपाल जी का है। ठीक है, याद रखना। आगे इसके अन्य पात्रों में रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, लीजा 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 नाम है इसका, है ना, जो कि रिचर्ड की पत्नी का नाम था। जनरल सिंह, जर्नल सिंह, हरनाम, बंतो, बंतो इसमें आती है। ठीक है, और बंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी और देसराज। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें कौन कौन से पात्र हैं बताइए। 93 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो इसमें कौन से आते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का नाम आता है। ठीक है, इसमें किसका नाम आता है, सुचरिता का नाम आता है, यानी कि 2 तो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। और राजकुमारी चंद्र दीक्षित, ऋतम राय या पत्र लेखा, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, हो जाएगा ए, राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता का नाम आता है। ठीक है, सुचरिता का नाम आता है, याद रखना। ये रहा, राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता आते हैं इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा में। इनको आप एक बार पढ़ लेना, ये 1946 में प्रकाशित हुआ। इसके अन्य पात्रों में बाण भट्ट और निपुणिका का नाम आता है। प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है भाई ना, मिलान के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ पर दलित जीवन किसमें दिखाया गया है, दलित जीवन किसमें है, तो दलित धरती धन्ना अपना में प्रकाशित है। ठीक है, जीवनी परक उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में कौन सा है, तो शेखर एक जीवनी है। राजनीतिक जो उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, तो ये तमस उपन्यास है। और मानस का हंस किस प्रकार का है, जीवनी परक उपन्यास है, जो तुलसीदास के ऊपर आधारित है। तो ए में हमारा कौन सा होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 तो एक में ही दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया है ना। कितना ईजी है, कितना ईजी है। इस तरह से बहुत ईजी होती है मैचिंग, लेकिन बच्चे इनको देख करके भाग खड़े होते हैं, है ना। 9 तो 11 हो जाते हैं और फिर पेपर में कहते हैं कि पेपर बहुत कठिन है। आगे है, इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये किस किस के द्वारा लिखे गए हैं वो भी याद रखना। 20 में सानीकृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थू, मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे आगे का जो उपन्यास वो हम पढ़ चुके हैं, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मेल करना है, मेल, है ना, वो वाला मेल नहीं, मतलब मिलान करना है। यहाँ पर सिपालगंज का जो वर्णन है वो किसमें है, अमृतसर का वर्णन किसमें है ना। सिपालगंज का वर्णन किया गया है राग दरबारी के अंदर। ठीक है, और अमृतसर का वर्णन किया गया है झूठा सच में। ठीक है, और नहीं सॉरी सॉरी गलती हो गई, अमृतसर का जो वर्णन है ना वो किया गया है किसमें, उसने कहा था कहानी में। ठीक है, उसने कहा था कहानी में अमृतसर का जिक्र होता है, और लाहौर का जिक्र होता है किसमें, झूठा सच में। ठीक है, कान्य कुब्ज का वर्णन होता है बाण भट्ट की आत्मकथा में। यहाँ पर हमारा 2143 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, ये गोदान किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है। ये जो कथन है वो किसने कहा है। अगर आपके पेपर में कोई कथन पूछा भी गया ना इस बार, तो यहीं से कहीं से पूछा जाएगा। ठीक है,
क्योंकि जो एक्सपर्ट है ना वो अलग से कुछ निकालना नहीं चाहते, वो जो पेपर पहले आए गए हैं उन्हीं में से उठाते हैं प्रश्नों को, ठीक है। तो बड़े आदमियों को अपनी नाक कितनी प्यारी होगी, ये धनिया ने कहा है, जो कि होरी की पत्नी है, गोबर की माँ है। गोबर, सोना और रूपा 3 उसके बच्चे हैं, ठीक है। गोबर उसके बेटे का नाम है। आगे देख लेना इसके बारे में। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? फिर तमस में किया गया है, जो कि 1971 में आया था। ये सारे उपन्यास भीष्म साहनी के हैं। यहाँ पर भी आपको एक बार दोबारा से मैचिंग मतलब सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें हम बात करें तो देखो, जो मानस का आंसर वो तो आया था 1972 में, ठीक है। झूठा सच आया था 1958 में, और 60 में इसका दूसरा भाग आया था। जिंदगी नामा उपन्यास आया था 1979 में, और राग दरबारी उपन्यास आया था 1978 में, 68 में सॉरी। तो सबसे पहले तो इसमें झूठा सच आ रहा है, यानी कि हमारा 2 सही होना चाहिए। तो एक में ही सही बैठ रहा है ना, बाकी तो ठीक है ना। 2, 3 और 1 और 4 बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो बच्चे नेट निकाले हुए हैं ना, वो इनको आसानी से कर लेते हैं। मैं ये सब करवाई हूँ नेट के लिए, और जब नेट किया था ना तो ये सब कुछ मतलब याद हो जाता है जब हम नेट पढ़ते हैं, क्योंकि नेट के ही क्वेश्चन है ये। आगे इनमें से कौन से उपन्यास है जो अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? अमृतलाल नागर के द्वारा कौन सा नहीं रचा गया? तो इसके अलावा यहाँ पर हमारा फूड दे रखा है ना, तो देखो, एकदा नेमी सारण्य भी इन्हीं का है, और शतरंज के मोहरे भी इन्हीं का है, अमृतलाल नागर का। लेकिन सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी ये नहीं है, यानी कि 1 और 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो सीमाएं टूटती हैं, ये श्रीलाल शुक्ल जी का है। कथा कहो उर्वशी ये देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है, याद रखना। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों में एक द नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरें, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल और खंजर नयन आदि आते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, आपको बोरिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप बोर हो रहे हो तो समझ लीजिए फिर आप टाइम पास कर रहे हो, आपका पढ़ने का मन नहीं है ना। जब पढ़ने का मन होता है तो बोर कोई नहीं होता। इसलिए पूरी क्लास को जरूर देख लेना, ये व्याख्या जरूर पढ़ लेना, आप लोग आराम से बस सुन लेना, बहुत ही फायदा होगा। आगे देखते हैं, अज्ञे के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? तो अज्ञे में देखो 2 ही पात्र हैं इसमें से, वो हैं भुवन और प्रशांत है। बताइए ना, अज्ञे के उपन्यासों के पात्र 2 ही हैं इसमें से, भुवन और प्रशांत, याद रखना। 1 मिनट। लेकिन इसमें जो सरस्वती है ना, सरस्वती भी इनके एक उपन्यास में आती है, जो शेखर एक जीवनी है, उसमें सरस्वती का भी नाम आता है ना। लेकिन इसमें उपन्यासों के शायद मुख्य पात्र ये पूछे हैं, तो भुवन और प्रशांत हो गया। देखते हैं, देखो यहाँ पर 2 और 4 यहाँ पर सही है ना। और आगे के उपन्यासों के पात्र, लेकिन इसमें सरस्वती का भी नाम आता है। अब देख लीजिए यहाँ पर शेखर एक जीवनी, आगे का उपन्यास में शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि का नाम आया है, ठीक है। और भुवन का नाम किसमें आया है? तो नदी के द्वीप में आया है, भुवन, रेखा, गौरा और चंद्रमाधव, ठीक है। इसमें भुवन का नाम आया है, और अपने अपने अजनबी में सेल्मा और योके का नाम आया है। इसमें प्रशांत का नाम नहीं है, तो 2 और 3 हमारा सही होना चाहिए। हाँ, अरे 2 और 3 ही तो सही हो रहा है भाई। इसमें सरस्वती का नाम आया है, प्रशांत का नाम नहीं। प्रशांत का नाम पता है किसमें? मेला आंचल का है, डॉक्टर प्रशांत, ठीक है, जो रिसर्च करता है। तो 2 और 3 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वो इसमें से मेला आंचल उपन्यास के पात्र कौन से हैं? कमला, शाहनवाज, सहदेव मिश्र या फिर बलभद्र नारायण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। एक में आप भी, आपको अगर आपने पहले रिवाइज किए ना तो आप पॉज करके अपने आंसर लगा लीजिए, और फिर बताना कितने आप सही कर पा रहे हो। नहीं तो आप आराम से बस पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कमला इसमें आती है, ठीक है, कमला आती है इसमें। और वैसे उसका जो नाम है ना, कमला मतलब कमली है, जो डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करती है, प्रेमिका उसकी। लेकिन इसमें 1 और 3 तीसरा है, सहदेव मिश्र का नाम आता है, ठीक है। शाहनवाज किसके अंदर है? तो ये जिंदगी नामा के अंदर आता है शाहनवाज, देख लेना, ठीक है। प्रशांत इसमें आया है, डॉक्टर प्रशांत मैंने बताया था। और कमली का नाम आता है, ठीक है, कमली का नाम आता है, लेकिन उसमें कमला लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। आगे यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? झूठा सच उपन्यास के, एक तो इसमें विभाजन की त्रासदी दिखाई गई है ना, और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, ये नारी की व्यवस्था या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इसमें 1 और 3 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट है यहाँ पर। आगे आप इसको पढ़ लेना, मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोबारा से हम बात करते हैं, शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है 1940 में आया, सबसे पहले यही आएगा मेरे हिसाब से।
है ना, एक पे एक दोनों में दे रखा है। तमस आया था 1973 में, और मेला आंचल आया था 1954 में, मेला आंचल 1954, और बाण भट्ट की आत्मकथा आया था 1946 में। ठीक है, तो ये 40 के बाद 46 यानी कि एक के बाद 3 आना चाहिए। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। आपको आंसर दिख रहा था, चलो मैंने नहीं देखा। आगे, इनमें से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो ये परीक्षा गुरु में हुआ है। ठीक है, इसमें हुआ है, ये परीक्षा गुरु में हुआ है, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा। उस उत्तम उपन्यास का नाम क्या था? बताइए, इनमें से एक ही उपन्यास इनका है जो कि बाण भट्ट की आत्मकथा है। ठीक है, सारे उपन्यास इनके दिए हुए थे तो आपको समझ में नहीं आ पाता। ठीक है, आगे, इनमें से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? आपको पढ़ना है तो दोबारा पढ़ लेना, ऊपर जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ दोबारा नहीं पढ़ानी। ठीक है, इनमें से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो देखो, स्वाधीनता आंदोलन का कौन सी नहीं है? इसमें स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण नहीं होता, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बल्कि आंचलिक लोक जीवन और रीति रिवाजों का चित्रण होता है, आंचलिक जनजीवन का चित्रण और भाषा का प्रयोग किया जाता है। आंचलिक का मतलब यही है कि ग्रामीण समाज की जो भाषा है, जो उनका व्यवहार है, जो उनका जीवन है, उनके बारे में चित्रण किया जाता है। तो स्वाधीनता संबंधी नहीं है। आवारा मसीहा के लेखक का क्या नाम है? तो विष्णु प्रभाकर है आवारा मसीहा के लेखक का नाम, जो कि बांग्ला उपन्यास का बांग्ला साहित्यकार थे, शरत चंद्र उनके जीवन पर लिखा गया है। ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1974 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में, ये 1944 में प्रकाशित हुई, जो कि शिवरानी देवी उनकी पत्नी थी, उन्होंने लिखी थी। कलम का सिपाही, ये प्रेमचंद के बेटे थे अमृत राय, उन्होंने लिखा था, 1962 में प्रकाशित हुए। कलम का मजदूर नाम से एक मदन गोपाल ने लिखी थी, जो कि 1964 में प्रकाशित हुई। परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम है? तो ये मदन मोहन, परीक्षा गुरु के नायक का नाम मदन मोहन है। ब्रज किशोर भी इसमें आता है, ब्रज किशोर इसका मदन मोहन का वकील मित्र है, जो इसे बुरी परिस्थिति में इसका साथ देता है। ठीक है, और ये उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। ठीक है, पूसा प्रियमवदा का उपन्यास है। 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? 55 खंबे लाल दीवारें की उपन्यास नायिका कौन है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा सुषमा। ठीक है, ये 1961 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना। 1961 में प्रकाशित उपन्यास है जिसकी नायिका है सुषमा, और यह प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है। और इसके अंदर क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव चित्रण किया गया है। इनके अन्य उपन्यासों की अगर बात करें तो रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय, कबीर उदास और नदी। ठीक है, ये सारा इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें किसके द्वारा लिखा गया? गिरती दीवारें, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा भी ऐसे पीछे, गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ हस्क जी के द्वारा लिखा गया है, गिरती दीवारें। ठीक है, 1947 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इन्हें मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। ठीक है, महाकाल अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है, जबकि रतिनाथ की चाची बाबा नागा अर्जुन का प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, कौन सा एक उपन्यास है जो पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है? इनमें से किसान जीवन पर पूरी तरह से कौन सा केंद्रित है? तो यहाँ पर हमारा 11 में राइट आंसर हो जाएगा प्रेमाश्रम। ठीक है, प्रेमाश्रम के एक पात्र का अभी कथन पूछा गया था पीजीटी में, है ना, देख लीजिए। प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित हुआ है, किसान जीवन पर केंद्रित है, और इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन 1918 में आए हैं, वे से जीवन से संबंधित है। निर्मला, दहेज और अनमिल विवाह से संबंधित है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? ये चोटी की पकड़ निराला जी का अपूर्ण उपन्यास है, चोटी की पकड़। ठीक है, इनका अपूर्ण रह गया था। ये यथार्थवादी परंपरा की कृति है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और कुल्ली भाट, ये इनके अन्य उपन्यास हैं। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु इनमें से किससे संबंधित है? सोया हुआ जल, ये उपेंद्र नाथ सॉरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। सोया हुआ जल, याद रखना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है ये। और इसमें किसकी विषय वस्तु है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाता है। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अन्य उपन्यासों में सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सूने चौखट। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। सूने चौखट उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि एवं उपन्यासकार है। चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास का पात्र है? तो यह गुनाहों के देवता में। ठीक है,
देखते हैं। इसके अलावा इनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। भले ही आपने इस बुक को कई बार पढ़ लिया हो, भले ही आपने इनको कई बार याद कर लिया हो, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप बार-बार जितना सुनेंगे ना, जितना आप समझेंगे, जितना देखेंगे चीज़ों को, उतनी ज़्यादा याद होंगी। प्रैक्टिस है ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। जो पेपर में देखते ही आपको एकदम दिमाग में आपका आंसर क्लिक कर जाए, ठीक है? आपको पेपर कठिन ना लगे। गुनाहों का देवता में ये इनकी भावुक कहानी, चंद्र और सुधा की। सूरज का सातवां घोड़ा में अलिफ लैला, पंचतंत्र आदि की कथा, प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्यम वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई है। ये इस उपन्यास के मुख्य पात्रों में मनिक मुल्ला, जमुना और लिली का नाम आता है। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार हैं जो पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे? तो ये प्रेमचंद का नाम आता है, ठीक है? प्रेमचंद का नाम आता है। वैसे मैं आपको बिल्कुल भी स्लो नहीं पढ़ाती, बहुत स्पीड से पढ़ाती हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाए। अगर आपको स्पीड आज की ज़्यादा लग रही हो, मुझे तो अभी याद आया है, तो बता देना, ठीक है? प्रेमचंद पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र इन्होंने दे दिया था 1921 में, और 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से इन्होंने 23 जून को त्यागपत्र दिया, और इसके बाद इन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। लेकिन ये बाद में बहुत ही आर्थिक स्थिति से संकट का सामना इन्हें करना पड़ा था पूरे जीवन भर, ठीक है? मर्यादा और माधुरी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। इनमें से कौन सा कथन है जो प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोक प्रचलन में जो भाषा थी उसका प्रयोग यहाँ पर किया है, ठीक है? सिपालगंज किस उपन्यास से वर्णित है? सिपालगंज राग दरबारी उपन्यास में इस गांव का वर्णन किया गया है, ठीक है? अब हम चीजों को बार बार पढ़ रहे हैं ना, तो याद होती जा रही है, ठीक है? आगे है, राग दरबारी के लिए आपको कई बार बता चुकी हूँ। 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में याद रखना, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत और पहला पड़ाव, है ना? आगे है, ये आप देख लेना। हार जो उपन्यास है ये किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का उपन्यास है। सूर्यकांत निराला की जी उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से आपको सही क्रम पहचानना है। तो प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम हमारा कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा होगा? देखो, सही सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखने की बजाय मैं आपको आगे बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर है, अप्सरा आया था 1931 में, अप्सरा आई थी। फिर अलका उसके पीछे पीछे चली आई 1933 में। प्रभावती, इनका दोनों का प्रभाव पड़ा किस पर? 1936 में निरूपमा पर, ठीक है? निरूपमा। और कुल्ली भाट 1938 से 39 में। बिल्लेश्वर बकरिया 1942 ईस्वी। चोटी की पकड़ 1946। शुरू में आप याद रख लेना, 1-2 से आपका निकल जाता है। अप्सरा 1931, उसके पीछे पीछे 1933 में कौन आई? अलका आई। उन दोनों के का प्रभाव पड़ा प्रभावती 1936, है ना? आगे देख लेते हैं, काले कारनामे, ये इनका अपूर्ण उपन्यास है जो कि 1950 में लिखा गया था, ठीक है? कुल्ली भाट और बिल्लेश्वर बकरिया की जो गणना है वो संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र का नाम है कनक। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह से संबंधित किसमें है? तो निर्मला में किया गया है, अनमेल विवाह और दहेज प्रथा, निर्मला, है ना? इनके बारे में ये सब हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से ये पूछा जाता है, इनके किस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता का वर्णन किया गया? तो कर्म भूमि उपन्यास में, ठीक है? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो धर्मवीर भारती जी का नहीं है? तो चारू चंद्र लेख आप जानते हो, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इनका नहीं है। प्रारंभ और समापन याद रखना। आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस पर मैं रुकती हूँ, ठीक है? धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी रहे हैं। अंधा युग 1955 में ये भारती जी का प्रसिद्ध गीति नाट्य भी रहा है, ठीक है? जो हमारे सिलेबस में भी है, यूजीसी नेट में। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, ये भारती जी के प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? चितकोबरा किसका है? तो मृदुला गर्ग का है चितकोबरा, ठीक है? चितकोबरा 1979 में प्रकाशित हुआ था कृष्णा सोवती के जिंदगी नामा के साथ। यह उपन्यास नर नारी के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है, ठीक है? इनके अन्य उपन्यासों में उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं, ये हैं।
बुधवा की बेटी उपन्यास किसका है? तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का है ना, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना। और ये जो उपन्यास है ना, बुधवा की बेटी, ये अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है, ठीक है। और उग्र को हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रविधि के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता। ये किस प्रकार का उपन्यास है? चंद्रकांता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई 23 के अंदर? तो ये तिलिस्मी है ना। और तिलिस्मी उपन्यासों का जनक माना जाता है देवकीनंदन खत्री को। चंद्रकांता इनका ऐसा उपन्यास है जिसे बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी इसे पढ़ने के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो देवरानी जेठानी की कहानी को माना है, जो पंडित गौरीदत्त शर्मा का है और 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं। वामा शिक्षक की बात करें तो ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय के द्वारा लिखा गया है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो फांस उपन्यास का जो मूल कथ्य है वो क्या है? किसानों की आत्महत्या। फांस यानी कि फांसी लगा लेना, ठीक है। किसान आत्महत्या कैसे करते हैं? ज्यादातर फांसी लगाते हैं, है ना। किसान आत्मकथा ये संजीव के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, धार, सावधान, नीचे आग है, जंगल जहां शुरू होता है। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? वैद्य जी, तो वैद्य जी किस उपन्यास में आते हैं भाई? ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये राग दरबारी में आते हैं, ठीक है। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं वैद्य जी। वैद्य जी का बेटा वैद्य जी चुनाव लड़ते हैं और अपने बेटे को बिना चुनाव लड़े ही जिता देते हैं, है ना। जैसे कि हमारी राजनीति में होता आया है हमारे देश में हमेशा से ही। ये इसमें व्यंग्यात्मक लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखना। इनके अन्य पात्रों की अगर बात करें, राग दरबारी में कौन कौन से पात्र? तो वैद्य जी, रुपन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ और जोगनाथ श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। विश्रामपुर का संत में कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री धीरज सिंह, झूठा सच में जयदेवपुरी तारा और कनक का नाम आता है। भूले बिसरे चित्र में विद्या और ज्वाला प्रसाद, ये भगवती चरण वर्मा का है भूले बिसरे चित्र। बाजारे हुस्न के नाम से कौन सा उपन्यास है प्रेमचंद का? तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। सेवा सदन, ये पीजीटी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था। सेवा सदन 1918 ईस्वी में आया था, जो बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है और इसमें गोसाएं आफियत नाम से वो प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में गोसाएं आफियत नाम से लिखा गया और रंगभूमि चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया। यही पॉइंट है जो अभी अभी पीजीटी में पूछा गया था, ठीक है। यही पॉइंट पूछा गया था। सम्मिलित करना है आपको यहाँ पर। दिल एक सादा कागज, ये देखो कूट में आंसर देना है ना। दिल एक सादा कागज किसके द्वारा लिखा गया है? दिल एक सादा कागज, तो ये तो राही मासूम रजा का है दिल एक सादा कागज, है ना। और धरती धन्ना अपना किसके द्वारा लिखा गया? तो जगदीश चंद्र का है धरती धन्ना अपना। तो सेकंड पे हमारा 3 होना चाहिए और पहले पे तो पहला ही होना चाहिए, ठीक है। पहले पे तो पहला ही होना चाहिए। और नागफनी का देश अमृत राय का है। जाग मचंद्र गोरख आया विशंबर नाथ उपाध्याय का है। तो फर्स्ट पे फर्स्ट होना चाहिए, 2 में दे रखा है, 3 भी 2 में दे रखा है और नागफनी का देश यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख लीजिए आगे। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यासों में आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, कटरा बी आरजू। अमृत राय के प्रमुख उपन्यासों में बीज, नागफनी का देश, जंगल और धुआं। जगदीश चंद्र के उपन्यासों में आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, लाट की वापसी। विशंबर नाथ उपाध्याय के जाग मचंद्र गोरख आया और जोगी मत जा, ये दोनों लिखे हैं। मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में ये टिप्पणी किसने की है? तो ये लेखक की है स्वयं की, ठीक है। ये किसकी है? लेखक की है, यानी कि प्रेमचंद का ये उपन्यास है और गोदान उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। इनके उपन्यास यहाँ पर पूरे क्रम से दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? गोदान की कथा में नहीं है तो देखो, धनिया और मालती का नाम तो आता है लेकिन वृंदा का नाम इसमें नहीं आता। जुनिया, सिलिया, गोविंदी, रूपा, चुईया, नोहरी, सोना, पुनिया, सरोज सब आती हैं लेकिन इसमें वृंदा का नाम नहीं आता, बस इतना याद रखना है, ठीक है। आगे है, यहाँ पर दे रखे हैं इनके नाम, पढ़ लेना आप लोग। इसमें कुछ ग्रामीण पात्र हैं और कुछ शहरी पात्र हैं। असरारे मुआविद, असरारे मुआविद ये उर्दू में लिखा गया प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है और हिंदी में मौलिक रूप से जो लिखा गया है वो है कायाकल्प, 1926 में आया। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका नाम है रूठी रानी, है ना। ये राजस्थान की एक रूठी रानी के नाम से रानी प्रसिद्ध थी जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास किसने माना है?
तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। और वैसे अगर उपन्यास की बात करें, की बात करें तो वो भारत दुर्दशा है, लेकिन प्रेमाश्रम और का राजनीतिक उपन्यास किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है, ये याद रखना, ठीक है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट मची है। गोदान में ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा 31 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 में हमारा करेक्ट आंसर है राम सेवक, ठीक है। राम सेवक है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, वो होरी से कहता है, ठीक है। किससे कहता है? होरी से कहता है। गोदान में एक कथन राम सेवक का है। और होरी का भी एक कथन है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निवाह नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि गोबर एक नया लड़का है और उसके जो खून है उसमें क्रांति उबलती है ना। वो लोगों का जो बड़े बड़े जमींदार है जो शोषण करते हैं उनका विरोध करता है, लेकिन होरी उसे क्या कहता है? हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है। गोबर होरी का संवाद है, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, ये बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या। जुनिया गोबर से कहती है कि बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वे जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। होरी धनिया से कहता है, जब दूसरों के पांव के तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है, ठीक है। ये होरी धनिया से भी दबी हुई गर्दन की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। और होरी गोबर से भी गर्दन की बात करता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। इनको देख लेना। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को पुरस्कृत कर प्रतिज्ञा शीर्षक से 1929 में